खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज हम स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर एक ख़ास माहौल, एनवायरनमेंट, मिलियो आप कह सकते हैं, को स्टडी करेंगे जिसमें यूरोप ने तरक्की की और अपनी जो थी बैकवर्डनेस जिसे कहते हैं डार्क एजेस, वहाँ से निकल के वो दुनिया के लीडर बने। हाँ जी, उसका असर जाहिर है सारी दुनिया पे भी हुआ। इसकी कई स्टेजेस हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे रेनेसांस पे। रेनेसांस का मतलब है द रीबर्थ ऑफ नॉलेज, इल्म की दोबारा पैदाइश। अब ये टाइटल से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कॉनोटेशंस क्या हैं, इसके पीछे क्या आइडिया है। आइडिया ये है कि ग्रीक फ़लसफ़ा, ग्रीक रैशनलिज्म के बाद रोमन लॉ का पीरियड आया, लेकिन फिर कोई 1000 साल क्रिश्चियन डॉगमा ने यूरोप को जकड़ लिया। हाँ जी, और उस दौरान एक और थीम भी हम लेंगे, वो है द अरब मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थॉट एंड सो ऑन। हाँ जी, तो उस ज़माने में जबकि यूरोप में डार्क एजेस थी, तो अरबों के कई सेंटर थे, बगदाद, कायरो और स्पेन के कई शहरों में, सेविल, कॉर्डोबा, इन जगह पे यूनिवर्सिटीज़ बनी। और ग्रीक फ़लसफ़े की जो ट्रांसलेशंस हैं ना, जो बाद में यूरोप के हाथों आई, वो ज़्यादातर अरबों ने की। तो अरब पीरियड और अरब कंट्रीब्यूशन को हम अलग रखेंगे, क्योंकि आई थिंक एक थीम को लेके आगे चलना चाहिए। सो व्हाट इज़ देन द रीबर्थ ऑफ नॉलेज? इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी का इस 1000 साल का जो है ना रोमन कैथलिक चर्च का होल्ड सोसाइटी पे, कि जो पोप चाहे और उसके प्रीस्ट हुक्म दें और बाकी टेम्परल रूलर भी जो करते रहें, उन पे किसी की तनकीदी नज़र ना हो। और डॉगमे के ज़रिए उन्होंने सारे इल्म को भी जकड़ के रख लिया। यानी उसे कहा जाता है द पीरियड ऑफ स्कोलास्टिसिज्म। स्कोलास्टिसिज्म यूरोप में रेनेसांस के आने के बाद आराम से ख़त्म हो गया। मुसलमानों के अंदर आज भी स्कोलास्टिसिज्म है। व्हाट इज़ स्कोलास्टिसिज्म? स्कोलास्टिसिज्म इज़ कि आप अपनी रिलीजियस डॉगमा, थियोलॉजी की बुनियाद पे दुनिया के जो मसाइल हैं उनको इंटरप्रेट करते रहें, और जो भी साइंस में या फैक्ट्स में डिस्कवरीज हों, बजाय उनको मानने के आप सबको ताबे कर दें अपनी किसी डॉगमेटिक डॉक्ट्राइनल सोच के मुतालिक। हम इस पे बात, ये ज़रा एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया, एज वी गो लॉन्ग आई विल एक्सप्लेन। लेकिन रेनेसांस इज़ कि ये जो था ना डार्क एजेस यूरोप के इल्म की कोई बात ही नहीं थी होती। सिर्फ जो पोप और उसके प्रीस्ट चाहते थे वो ही हर जगह पे इम्पोज किया जाता था। जो बादशाह थे वो भी टायरेंट के तौर पे रूल करते थे। हाँ जी, लेकिन चर्च का होल्ड हर जगह पे था, और बाइबल वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। क्रिएशन यानी 6 या 7 दिन में ये दुनिया बनी। हाँ जी, क्रिएशनिज्म जिसे कहते हैं। ये भी सोच कि हमारी दुनिया जो है वो सेंटर है दुनिया वर्ल्ड का, ये भी उसी बाइबल की सोच में से है। मुसलमानों भी तकरीबन यही सोच है। हिंदुओं की भी जो पुरानी थियोलॉजी है उसमें इस किस्म की अनसाइंटिफिक बातें ही हैं, और वो नेचुरल है जब तक कि साइंस ने फ़लसफ़े के साथ एविडेंस पेश नहीं किया, तो दुनिया को समझने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए था।
तो इसलिए जो पुरानी सोच है उसको हम रिजेक्ट अगर करें तो विद रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोशिश तो यही थी कि ये पूरे निज़ाम जो है यूनिवर्स का, इसको समझा जाए। तो रेनेसांस इज़ रिवाइविंग द ओल्ड ट्रेडिशंस, जो कि ग्रीक रैशनलिज्म और ग्रीक फ़लसफ़ा जो है, फ्री थॉट को दोबारा उन्होंने रिवाइव किया और डॉगमा को उन्होंने साइडलाइन किया। तो इसकी कई शेप्स हैं। इसकी एक तो आर्ट में है, रेनेसांस में आज़ादी से माइकल एंजेलो, लिनार्डो डा विंची ने जो पेंटिंग्स, अगर आप कभी इटली जाएं जाके देखें, उसमें उनकी अपनी पैशन जो है, ह्यूमनिज्म भी साथ आ जाती है। हाँ, एक और बात, ह्यूमनिज्म ने रेनेसांस ने जिस आइडिया को जन्म दिया वो ये था कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन दुनिया में जो भी हो रहा है, बजाय कि आप जहन्नम की बात करें और जन्नत की बात करें कि मरने के बाद क्या होगा। आप इस दुनिया में जो हो रहा है उसको कैसे मैनेज करें टू द बेस्ट ऑफ टू योर बेस्ट एडवांटेज। इसके ऊपर मैंने एक थिंकर का आपके सामने पेश भी कर दिया हुआ है, मैकियावेली। मैकियावेली वॉज अ ग्रैंड एग्जाम्पल ऑफ द रेनेसांस, द रीबर्थ ऑफ नॉलेज, जिसमें ह्यूमनिज्म पे जोर दिया गया। व्हाट आर द ह्यूमन पैशंस, व्हाट आर द ह्यूमन वीकनेसेस, व्हाट आर द ह्यूमन स्ट्रेंथ्स, इसके इर्द गिर्द सारी सोच डेवलप हुई। uh, 14वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक कोई 300 साल का पीरियड जो है ना, ये इसे रेनेसांस कहा जाता है। कि इसके अंदर जो फिर बाद में फ़लसफ़े में चेंज आया, बाकी क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में जो चेंज आया, जो आइडिया ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग जो है उसमें जो तब्दीलियाँ आई, स्टेट की ड्यूटीज़ जो बाद में तब्दील हुई, ये सारी होने के लिए सबसे पहले क्या था, रेनेसांस के आज़ाद सोच। पेंटर भी आज़ादी से पेंट करे, फ़लसफ़ी भी जो है आज़ादी से बात करे। अब मैकियावेली की जो बातें थीं वो तो ये थी कि यार स्टेट के इंटरेस्ट में आप जो भी हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें, बिकॉज अल्टीमेटली पीपल वांट सिक्योरिटी, दे वांट कि कोई भी जो है लीडर उनको वो सिक्योरिटी दे, और उस सिक्योरिटी के देने के वक्त लीडर के पास ये पूरे इख्तियार हैं कि वो हर किस्म के हथकंडे, झूठ भी बोले, फोर्स भी यूज़ करे, क्योंकि लोग जो हैं अल्टीमेटली चाहते हैं कि क्योस, एनर्की, मारपीट, जंगें ये ख़त्म हो। तो रेनेसांस में फ्रीडम ऑफ थॉट पे दोबारा जोर दिया गया। ये कहना चाहिए वो चाहे एक पेंटर का हो, एक फ़लसफ़ी का हो, फ़िलासफ़र का, एक साइंटिस्ट का हो। देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या कहते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन रेनेसांस की बैकग्राउंड में जो थे पोलिश थिंकर कोपरनिकस, उन्होंने बाइबल की पूरी थ्योरी को जो है ना अपसाइड डाउन कर दिया बाय सेइंग दैट द सन डजंट गो अराउंड द अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ द सन, सो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब तो खैर फिज़िक्स में और भी थियरीज कई आ गई हैं, तो ये भी बहुत बड़ी एक सोच थी। ह्यूमनिज्म, फ्लोरेंस अगर आप कभी जाएं तो वहाँ उनके जो आप म्यूज़ियम्स हैं, उनके चर्चेज़ हैं, उसमें ये सारे बड़े बड़े लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस पेंटिंग, और रोम में और वेनिस में। इटली बिकेम, एज आई सेड, मैकियावेली वॉज एन एग्जाम्पल, बट रेनेसांस का भी शुरू यहाँ पे हुआ। वाई दिस टुक प्लेस इन नॉर्दर्न इटली, ये सवाल है। रेनेसांस, द रीबर्थ ऑफ फ्री थॉट
ठीक है, डॉगमे के बगैर। डॉगमा क्या होता है? कट्टर रसूल एक मज़हब के, हिंदुज़म के हों, इस्लाम के हों, क्रिश्चियनिटी के हों। तो क्रिएशनिस्ट थ्योरी जो है उसको क्वेश्चन करना, ये बातें अभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं थी हुई, लेकिन फ़लसफियों ने ये बातें और साइंटिस्ट ने ये बातें करनी शुरू कर दी थी। तो उसकी वजह ये थी कि रोमन कैथलिक चर्च ने एक तो डॉगमा बड़ा कट्टर, किसी और की सोच को वो बर्दाश्त नहीं थे करते। दूसरा, उन्होंने ये सलीबी जंगें, द क्रूसेड्स कर कर के बेतहाशा लोगों को भेजा था मिडल ईस्ट की तरफ मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए। वहाँ से लूट मार करके भी दौलत आई। और क्योंकि इटली इस इलाके के सबसे करीब था, तो नॉर्दर्न इटली में ही जाके वहाँ के जो सिटी स्टेट्स थी वो दोबारा रिवाइव हुई, और शहरी कल्चर में ही सोच जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो रेनेसांस जो है वो, हम आज अब ज़रा थोड़ी हम बात करें कि ये भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय और बाकी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थिंकर्स हैं, दे रिवाइव्ड, दे ब्रॉट अबाउट ए हिंदू रेनेसांस। ये बात दुरुस्त भी है। उन्होंने जो 2-2,500 साल का कट्टर कास्ट सिस्टम था और ये डॉगमा था, उसके होते हुए उन्होंने जो बातें की राजा राम मोहन रॉय और बेतहाशा, देयर इज़ अनदर जेंटलमैन सेन, आई एम नॉट गुड एट रिमेंबरिंग नेम्स, बट इट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, उन्होंने कहा कि वेदा जो है ना, जो क्लासिकल अर्लीस्ट बुक्स हैं हिंदुज़म की, उसके अंदर तो इस किस्म का कास्ट सिस्टम भी नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये भी आर्ग्यू किया कि मोनोथिज़म जो है, जो क्रिश्चियनिटी की, उसका इंडिया में क्रिश्चियनिटी का बहुत, क्योंकि रूलिंग पावर क्रिश्चियन थी, तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस, क्रिश्चियन थिंकिंग का बहुत असर था। उन्होंने कॉलेजेस खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोले, तो ऑब्वियसली पीपल वर गोइंग देयर एंड गेटिंग एन एजुकेशन। तो इन हालात में फिर आदमी अपने कल्चर में जब देखता है तो वहाँ से द बेस्ट चीज़ें लेके आता है। मुसलमानों के अंदर, जैसे मैंने बताया था, सर सैयद ने जो है एक कंजर्वेटिव रेनेसांस की बात की। उन्होंने कुरान को लिटरली इंटरप्रेट करने के बजाय उसको कहा कि इसको आप क्या कहते हैं, एज अ सिंबॉलिक, उनकी जो चीज़ें हैं उनको लिया जाए। रीज़न को उन्होंने कहा कि कुरान और इस्लाम के बिल्कुल मुताबिक है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी में है। ही वॉज ट्राइंग टू बिल्ड ए कॉमन प्लेटफॉर्म बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। सर सैयद की जो नेगेटिविज़म है, जो मैंने बार बार कही है, वो ये थी कि ही रिमेन्ड अ सोशली कंजर्वेटिव पर्सन, रिफॉर्मर होने के बावजूद। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन लेके मुसलमान भी आगे बढ़ें। उन्होंने कहा मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो है, साइंस, ये सिर्फ ऊंची ज़ात के अशराफिया मुसलमानों के लिए है। आम मुसलमानों को वहाँ ही नीचे रखो। जो ये मसाजिद में पढ़ाया जाता है पुराना इल्म, हाँ जी, जो अब्बासी दौर से वो जो करिकुलम बना था वही पढ़ाते थे, शायद आज तक वही पढ़ाते हैं, हाँ जी। तो सर सैयद वॉज नॉट ए रिफॉर्मर इन दैट सेंस। राजा राम मोहन रॉय ने तो क्वेश्चन किया कास्ट सिस्टम को, जो कि ऑल्दो ही वॉज अ ब्राह्मण, उन्होंने विडो मैरिज की भी बात की, चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ भी बात की। तो हिंदुओं के अंदर रैशनलिज्म, रीज़न की बुनियाद पे वेदास को इंटरप्रेट करने का रिवाज शुरू हो गया। मुसलमानों के अंदर ये नहीं हो सका। सर सैयद ने इंडिविजुअली किया, लेकिन उनको क्वेश्चन करने के लिए फिर डॉगमेटिक जमातें भी थीं, उसमें देवबंदी भी थे, उसके अंदर ख़ास तौर पे जो हैं बरेलवी सोच तो बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, तवीज़ धागे के ऊपर बेस्ड है, ख़त्म और इस किस्म की बातों पे ज़्यादा है।
उन्हीं में से एक शाख निकली अहमदिया मूवमेंट की, लेकिन उन्होंने नबूवत और इस किस्म का क्लेम करके कंजर्वेटिव सोच को ही कायम रखा। रिफॉर्म की तरफ सर सैयद ना ला सके सोसाइटी को, सिर्फ रिफॉर्म उन्होंने इतना किया कि आप वेस्टर्न एजुकेशन लें। तो रीबर्थ ऑफ नॉलेज जो है ना, हाँ आप ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं यार, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो किताब है सैयद अमीर अली की, वो एक कोशिश है कि इस्लाम को भी एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मूविंग रिलीजन के तौर पे लिया जाए, सिविलाइजेशन के, लेस डॉगमा मोर सिविलाइजेशन। सैयद अमीर अली वॉज अ शिया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनकी भी बहुत तारीफ़ की है, तो इन दैट सेंस वो एक रिफॉर्मर थे। लेकिन मुसलमानों के अंदर जो है गोइंग बैक टू द ओरिजिनल सोर्सेज वाली जो, इसको जब हम आएंगे ना रेफॉर्मेशन पे तब बात करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के रेनेसांस ने वो ग्राउंड तैयार की जिसकी बुनियाद पे साइंस में तरक्की हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। एनलाइटनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेनेसांस। रेनेसांस इज ओनली द बैकग्राउंड के बजाय डॉगमा के हवाले से आप दुनिया को समझें, आप फ्री थॉट अपने जज्बात अपनी पेंटिंग में लाएं, अपने स्कल्पचर में लाएं। हाँ जी, बड़े बड़े खूबसूरत उन्होंने स्कल्पचर बनाए जो अगर आप जाएं इटली में और इन वहाँ पे ये आपको सारा कुछ नज़र आता है। तो रेनेसांस वाज डार्क एजेस, यानी जहाँ पे इल्म पे पूरे दरवाजे बंद थे क्योंकि चर्च का टोटल होल्ड था, उसको तोड़ने का जो प्रोसेस है ना शुरू होता है वो रेनेसांस से शुरू होता है। ये रेनेसांस के बाद फिर रेफॉर्मेशन आती है जहाँ क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म आती है, इस पे अगली बात हम करेंगे। उसके बाद हम एनलाइटनमेंट फलसफे पे भी बात करेंगे और साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे भी बात करेंगे। इन सब पे बात करने के बाद मैं दोबारा फिर मैकियावेली के बाद आऊँगा पॉलिटिकल थ्योरी पे, जिसमें हॉब्स, लॉक एंड रूसो यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात करेंगे। क्योंकि जब तक बैकग्राउंड आपको कल्चरल ना समझ आए, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ जब मैं पाकिस्तान जाके पढ़ाता रहा ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लम्स के अंदर फिज़िक्स के प्रोफेसर, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, वो वैसे तो उनकी सोच सबसे ज़्यादा लॉजिकल होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने घुटने से ऊंची सलवारें रखी हुई और वो कट्टर एक क्या कहते हैं सलाफी किस्म का इस्लाम प्रीच करते फिरते थे। वाई? बिकॉज मुसलमानों के अंदर रेनेसांस, रीबर्थ ऑफ फ्री थॉट कभी भी नहीं हुआ। हिंदुओं के अंदर फ्री थॉट एक हद तक हुआ और उसी में से फिर बहुत ये कांग्रेस पार्टी की जो है सेकुलरिज्म आई, उसी के अंदर इंक्लूजन आई कि हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी हैं वो इंडियन हैं। ये प्रोग्रेसिव बातें हैं। मुसलमानों ने वही अपनी कट्टरपन में ही रहते हुए टू नेशन थ्योरी और मजहबी बुनियाद पे अपनी पॉलिटिक्स की। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही काफ़ी है कि द रेनेसांस इज़ द ब्रेक। देखिए 15वीं 16वीं सदी तक जो एडवांस सिविलाइजेशन थी ना, वेस्टर्न हो, ऑटोमन टर्की हो, सफविद पर्शियन एम्पायर हो, मुग़ल एम्पायर यहाँ हो, चाइना की जो अपनी सिविलाइजेशंस थी वो हों, जापान की सिविलाइजेशन, उनका लेवल तकरीबन एक जैसा था। बट विद द रेनेसांस टेकिंग प्लेस, followed up by the Reformation, at the same time the scientific revolution, followed by the enlightenment, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक क्यूमुलेटिव, एक के बाद जो हुई, तो यूरोप आगे निकल गया और यूरोप बन गया दुनिया का लीडर। ये समझने की बात है। इसमें कॉम्प्लेक्स भी बड़ा मिलता है कि यार हम पीछे क्यों रह गए, ये भी समझने की ज़रूरत है। मैं अपने क्योंकि आई डू वीडियो जहाँ पे इंडियन रीडर्स और लिसनर्स, वॉचर्स भी करते हैं, उनकी जब ये राइट विंग हिंदू
नेशनलिज्म की जो अंडर इन्फ्लुएंस हैं, वो अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं कि जी सारा कुछ तो यहाँ से शुरू हुआ था, हिंदुस्तान तो हमेशा ही सेकुलर स्टेट थी। अरे जहाँ पे कास्ट सिस्टम लोगों को इक्वल एक जगह पे खाना ना खाने दे, वहाँ पे आप डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इट्स अ स्टूपिड वे ऑफ आर्ग्यूइंग। मुसलमानों के अंदर भी ये आर्गूमेंट है कि नहीं जी हमारे अंदर तो ठीक है, इस्लाम के अंदर चंद रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई, लेकिन वहाँ पे वो जमूद में आ गई, आगे ये नहीं बढ़ सके। चाइना पे ऊपर अब बात करना, आई डोंट थिंक दैट्स, वो फिर बहुत एक्सटेंड करने वाली बात होगी। बट अप अंटिल द 16th सेंचुरी द होल ओल्ड वर्ल्ड, क्योंकि बाद में तो इन्होंने जाके अमेरिकाज में वहाँ की सिविलाइजेशंस को कॉन्कर किया, उनकी स्टोरी और है। हाँ जी, उनके साथ तो बहुत ब्रूटल बिहेवियर हुआ। अफ्रीका के साथ स्लेवरी आई। तो द राइज ऑफ द वेस्ट इन वन वे is the enslavement of Africa definitely, and of the colonization of Asia and Africa, ये भी मानना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को सिंगल लाइन पे लेके या एक आर्गुमेंट लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हर चीज़ की कम्प्लेक्सिटी समझनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जहाँ तक स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटीज़ की सोच ना हो, व्हाट इज़ रेनेसांस? इट इज़ अर्ली स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, म्यूज़िक, पेंटिंग, कल्चर, फ़लसफ़े में आज़ादी हैं, साइंस की तरफ बढ़ना, काउंटिंग, अकाउंट रखने, हाँ जी, मैथमेटिक्स में प्रोग्रेस। विल लुक एट ईच आइटम एज वी गो अलॉन्ग। मैं सारों को एक ही में प्रेजेंट नहीं करना चाहता, उससे बात कंफ्यूज। सो व्हाट इज़ द रेनेसांस फ्रेंड्स? इट इज़ फॉर द यूरोपियंस आफ्टर द 1000 years of dark ages in which the church controlled all thinking processes। और वो जब टूटा, इसलिए टूटा कि नई नई क्लासेस पैदा हुई जिनके पास पैसा आ गया, और चर्च ने ये जो जंगें कराई और पॉलिटिक्स में जो हिस्सा लिया, उससे लोग तंग आए हुए थे इटली में। तो ये मैंने बताया था कि मैकेवेली वॉज वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट द पावर ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च। सो ही वॉज द फर्स्ट थिंकर इन द रेनेसांस इन पोलिटिकल थियरी हु रेज्ड हिज वॉइस। अदर्स केम लेटर। यहाँ पे मैं पोलिटिकल थियरी से कनेक्ट करके हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट for now until we meet again.